हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। अध्याय नंबर 4 चैप्टर कानूनों की समझ, कक्षा 8वीं सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान, भाग 3। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नोट इम्पोर्टेंट। स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नज़र में बराबर हैं, यानी कानून की नज़र में सभी बराबर हैं, सबके लिए कानून एक समान है। हमारा कानून धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है, यानी हमारे कानून में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। कानून के शासन का मतलब क्या है? सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। यानी जो कानून का मतलब, शासन का मतलब है कि देश में जितने भी कानून हैं वो देश के प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होते हैं। कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या धन्ना सेठ हो, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी क्यों न हो, उस पर भी कानून लागू होता है। किसी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सज़ा होती है, यानी कोई भी अपराध है या कोई भी उल्लंघन किया किसी चीज़ का, उन सब पे अलग अलग कानून लागू होते हैं। जिस जैसा अपराध होगा वैसी ही सज़ा मिलेगी आपको। सज़ा तक पहुंचने को भी एक तय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है, यानी जो सज़ा तक पहुंचने का भी एक प्रक्रिया है, वो व्यक्ति को अपराध तक पहुंचने के लिए साबित करना पड़ता है। क्या है? कोर्ट, कोर्ट कचहरी बोलते हैं जिसे। ये क्या है? यहाँ पर कोर्ट कचहरी में जो सज़ा है, जो अपराध है, वो साबित किया जाता है, उसके हिसाब से सज़ा मिलती है। प्राचीन भारत में असंख्य कानून थे, क्योंकि भारत छोटी छोटी रियासतों में, रजवाड़ों में बंटा हुआ था। अक्सर एक जैसे मामले कई तरह के स्थायी कानून होते थे। मामला एक प्रकार का था, लेकिन कानून अलग अलग प्रकार के होते थे, अपने अपने समुदाय के। कानून, जो पहले कानून होते थे प्राचीन काल में, वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होते थे। ठीक है। जाति के आधार पर अपराध की अलग अलग सज़ा थी, अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग जाति के हिसाब से अलग अलग सज़ा थी। जो निचली जाति थी, जिसे शूद्र बोलते थे, इनके लिए अपराध पर ज़्यादा सज़ा दी जाती थी, यानी जो नीचे जाति थी उनको छोटे से अपराध के लिए भी बहुत बड़ी सज़ा दी जाती थी। औपनिवेशिक शासनकाल में के दौरान कानून पर आधारित व्यवस्था जैसे जैसे प्रयुक्त होती गई, यानी जब अंग्रेज़ों का हमारे ऊपर राज हुआ तो तब से कानून पर आधारित व्यवस्था शुरू हुई थी। जाति के आधार पर सज़ा देना बंद कर दिया गया था। कब? औपनिवेशिक शासनकाल में। हमारे देश में कानून की शुरुआत अंग्रेज़ों से मानी जाती है, आगे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इस बॉक्स को करते हैं। रोल टेक्ट अंग्रेज़ों का एक मनमापन का क्या था? उदाहरण है, यानी मनमानी चलाए गए थे अंग्रेज। रोल टेक्ट का 12 में बात है। इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाई लोगों पर कारावास में डाल सकती थी, यानी उन पर लोगों को कारावास में डाल सकती थी बिना मुकदमा चलाए सरकार। इसको क्या कहा गया था कानून को? नो अपील, नो दलील, नो वकील, सीधी जेल। इस कानून का एक नाम है ये। महात्मा गांधी सहित भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने रोल टेक्ट का खिलाफ विरोध किया था 10 मार्च 1919 को। कब? याद रखेंगे, 10 मार्च 1919 को रोल टेक्ट लागू किया गया भारत में। कब लागू किया गया? 10 मार्च 1919 को रोल टेक्ट भारत में लागू किया गया था। पंजाब में इसका भारी विरोध हुआ था। इसी क्रम में 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन को क्या कर लिया गया? कैद कर लिया गया। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किसली को गिरफ्तार कर लिया गया। इन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में, भाई इन नेताओं को गिरफ्तार क्यों किया गया? इसका विरोध के लिए 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई। जिस समय यह सभा चल रही थी, उसी समय जनरल डायर फौजी ने एक टुकड़ी के साथ बाग में दाखिल हुआ। उसने बाहर के रास्ते को बंद कर लिया, चेतावनी दिए बिना अंधाधुंध गोलियां चला दी, और वह इस हत्याकांड में कई सौ लोग मारे गए थे और कई सैकड़ों लोग घायल हुए थे। यह जनसभा किस कारण हुई थी? जो सत्यपाल और सैफुद्दीन किसलू थे, ये गिरफ्तार कर लिए थे। क्यों कर लिए थे? जो रोल टेक्ट कानून था इसका विरोध कर रहे थे। ये प्रमुख नेता थे इसमें पंजाब में, और पंजाब में ज़्यादा विरोध किया गया था रोल टेक्ट का। इनको गिरफ्तार कब किया गया? 10 अप्रैल को।
और 13 अप्रैल को क्या हुआ, इसके विरोध में जलियांवाला बाग में सभा की, उस सभा पे जनरल डायरिंग गोलियां बरसाई। 1870 में एक राजद्रोह एक्ट 1870 में राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मन मानेपन का मिसाल थी। यानी जो राजद्रोह एक्ट था कब आया था, 1870 में आया था, याद रखेंगे। इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत ही व्यापक थी। इसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध करता है, अगर कोई व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध करता है या उसकी आलोचना करता है तो उस पर मुकदमा चलाए बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। कब की बात है, 1870 की बात है ये। भारतीय राष्ट्रवादी अंग्रेजों द्वारा सत्ता के इस मनमाने इस्तेमाल का विरोध और उसकी आलोचना करते थे अपनी बातों को मनवाने के लिए। जलियांवाला बाग का दृश्य दिखाया गया है। यहाँ पर इसमें ये बात कही गई है कि जो भारतीय लोग थे वो भी कानून पेशे में अपने भारतीयों की मांग को औपनिवेशिक अदालत में उठाने लगे थे। ठीक है, जब वे वकील बन गए थे भारतीय भी, भारतीय कानून विशेषज्ञ अपने देश के लोगों के अधिकारों की हिफाजत के लिए कानून का इस्तेमाल करने लगे थे। भारतीय न्यायाधीश भी फैसले लेने में पहले से ज़्यादा भूमिका निभाने लगे थे। इस प्रकार औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून शासन विकास क्रम में यहाँ के लोग भी कई तरह से योगदान दे रहे थे। अब 2005 में कौन सा कानून बना था, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून के बारे में पढ़ चुके हैं छठी कक्षा की बुक में। इसमें क्या बात बताया गया है कि जो बेटे हैं बेटियां हैं यानी कि माँ हैं, इन तीनों को जो पिता की संपत्ति होती है उसमें बराबर का अधिकार मिलेगा। नए कानून किस तरह बनते हैं, कानून बनाने में हमारी संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति, घर के किसी औरत, आमतौर पर पत्नी, यानी पति के द्वारा पत्नी को क्या किया जाता है, मारपीट की जाती है। पति के द्वारा पत्नी की मारपीट की जाती है, उसे चोट पहुंचाता है, मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है, चोट की धमकी भी दे या मारपीट करे तो सामान्यतः इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है, यानी घरेलू हिंसा कहा जाता है। अब पति पत्नी को धमका भी नहीं सकता, देख लीजिए, धमकाने पर भी महिला उस पर केस कर सकती है घरेलू हिंसा कानून के तहत। औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावात्मक शोषण के कारण पहुंचा सकता है, यानी ये शारीरिक चोट भी हो सकती है। शारीरिक चोट मतलब शरीर का चोट मार सकते पुरुष, या उसको उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए तो भी ये कानून लागू होता पुरुष पर। शोषण मौखिक भी हो सकता है, मतलब बातों का भी हो सकता है, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। किसी प्रकार का शोषण पुरुष महिला का नहीं कर सकता है, चाहे मौखिक हो, यौन हो, आर्थिक हो, किसी प्रकार का शोषण नहीं कर सकता। घरेलू हिंसा कानून कब हुआ था, 2005 में, याद रखेंगे, घरेलू हिंसा 2005 में। और जो उत्तराधिकार आया था, हिंदू परिवार को उत्तराधिकार का अधिकार, वो कब आया था, वो भी 2005 में आया था। और RTI भी कब आया था, 2005 में आया था। महिलाओं की सुरक्षा के परिभाषा घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया गया। अब ऐसी महिलाएं जो भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएंगी, हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक मकान में रहती है या रह चुकी है। यहाँ से एग्जाम पर ना सकता, याद रखेंगे इसको। खास नहीं, ये उस कानून के बारे में बताएगा जो हम ऊपर देखा था, उसी कानून के बारे में बताया गया है। बाकी आप वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं, इसको देख लीजिए। वही बातें हैं जो रोकथाम सुरक्षा, जो घरेलू हिंसा कब आया था, 2005 में आया था। यहाँ से पढ़ते हैं ये कानून कैसे बना महिलाओं के लिए। दिसंबर 2002 में स्थायी समिति नियुक्त की गई। कब, 2002 में स्थायी समिति ने अपनी सिफारिशें राज्यसभा को सौंपी। ठीक है, इन सिफारिशों को लोकसभा में पेश किया गया, फिर इनको पहले राज्यसभा में गई, फिर यहाँ से लोकसभा में गई।
कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज़्यादातर मांगों का स्वीकार कर लिया गया। 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया। संसद के सामने 2005 में नया विधेयक क्या गया पेश किया गया महिला संगठनों की रिपोर्ट के आधार पे। दोनों सदनों से मंजूरी मिल जाने के बाद राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया। राष्ट्रपति की मोहर लगने के लिए भेजा गया। 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ 2006 में, और एग्जाम में आ सकता 2005 भी आपका, देख लीजिए आप। जो एग्जाम के विषय इम्पोर्टेंट है हम वही यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न नॉट इम्पोर्टेंट, यहाँ यह बात बताई गई कि जो नागरिकों की भूमिका है कानून बनाने में अहम होती है, वह जनता की चिंताओं के कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। कौन? नागरिक। कौन से नागरिक? देख लीजिए आगे हैं। इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिक की आवाज़ बहुत मायने रखती है। टेलीविज़न रिपोर्टर, अखबारों के संपादक, रेडियो प्रसारण, आम सभाएं, और आज तो यूट्यूब और ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी मीडिया के बहुत से साधन हैं जो आम जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं। अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून। कुछ कानून ऐसे होते हैं जिनको संसद पास कर देती है, लागू हो जाते हैं देश में, लेकिन क्या होता है कि जनता है, लोग हैं, उसका विरोध करने लगते हैं। विरोध करने के कारण वो सरकार को कानून वापस लेने पड़ते हैं। ये विरोध का माध्यम हो सकता है, सभाएं हो सकती हैं, मोबाइल हो सकता है, आज फेसबुक हो सकती है, ट्विटर हो सकता है, ये कहीं भी अपना कैंपेन चला सकते हैं। इन सरकार को ये बताते हैं कि ये कानून गलत है, इनमें संशोधन किया जाए। जैसे आपने देखा था पीछे जो 81 के 3 बिल आए थे, लोगों के दबाव के कारण सरकार ने उन बिलों को वापस लेना पड़ा। लेकिन जो अपनी आर्मी को अग्निवीर बनाया गया है 4 साल के लिए, 4 साल के लिए अग्निवीर बनाए गए हैं, इनके लिए भी बहुत विरोध हुआ था, लेकिन ये वापस नहीं हुए। ये बात यहाँ पर बताई गई है। आइए अब एक स्थिति पर विचार करें। कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय हो, जैसे 81 बिल थे। ऐसे कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानून सही हो सकता है। ऐसे कानून जो संवैधानिक रूप से सही हो सकते हैं, फिर भी ये लोगों को रास नहीं आते। 81 बिल थे, लोगों को रास नहीं आए, लेकिन संविधान की दृष्टि से सही थे वो, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पीछे नीयत साफ नहीं है, कि उसके पीछे सरकार की नीयत साफ नहीं है, इसीलिए लोग अब उसकी आलोचना करते हैं। जैसे 81 बिलों की आलोचना हुई थी, और आपको पता है अग्निवीर भर्ती के बारे में बहुत आलोचना हुई थी सरकार की। उसके खिलाफ जनसभाएं हो सकती हैं, बिल्कुल होती हैं, रैलियां निकालते हैं, जनसभाएं करते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों पर भेज सकते हैं। लेकिन टीवी चैनल और अखबार स्वतंत्र नहीं है, इन पर नहीं भेजी जा सकती रिपोर्ट। यह बात केवल यहाँ तक सीमित है। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए गए दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग यह मानने लगे कि गलत कानून पारित हो गए हैं, तो संसद के ऊपर उस कानून को दोबारा से विचार करने के लिए दबाव बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए नगर पालिकाओं की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित जो नगर पालिका होती है, उसमें जो सीमाएं होती हैं कहाँ पर होती हैं, जो रोड के आसपास होती हैं। नगर पालिका कानूनों में पटरी पर दुकान लगाने और फेर लगाने के गैर कानूनी है। जो पटरियों के आसपास रेडी लगाई जाती है, दुकानें लगाई जाती हैं, वो गैर कानूनी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। सार्वजनिक स्थलों को साफ सुथरा खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी हैं, तभी लोग अपनी आसानी से फुटपाथों पर चल पाएंगे। लेकिन हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पटरी वाले, फेरी वाले किसी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों की ज़रूरतें पूरी करते हैं। सेवाएं बहुत सस्ती कीमत पर होती हैं, कुशलतापूर्वक पहुंच होती है, इसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। लिहाज अगर कानून किसी एक समूह की हिमायत करता है, कानून किसी एक समूह की तो क्या करता है, हिमायत करता है, पक्ष में होता है, और दूसरे समूह की उपेक्षा करता है, यानी दूसरे पक्ष का क्या करता है, उपेक्षा करता है, विरोध होता है, तो विवाद खड़ा हो जाता है, टकराव की स्थिति में पैदा हो जाती है। जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है, यानी जिसके पक्ष में नहीं है, वो सोचेंगे कानून गलत है,
जिसके पक्ष में वो सोचेंगे कानून सही है, इन दोनों में क्या हो जाता है, टकराव हो जाता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसको जूम करते हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट नहीं है ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है। रोज़ा पार्कस नामक एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को यह महिला थी काले रंग की, जिसको बोलते हैं अश्वेत, और ये सफ़ेद व्यक्ति, गोरा व्यक्ति को बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। ये व्यक्ति बोले इस महिला को, अरे महिला तुम काली हो, उठो अपनी सीट से। महिला बोली नहीं नहीं, मैं नहीं उठूंगी सीट से। यह बात कब की है? 1 दिसंबर 1955 की बात है। रोज़ा पार्कस उस कानून का विरोध कर रही थी। रोज़ा पार्कस ने कानून का विरोध किया था। कौन सा कानून? जो सार्वजनिक स्थलों पर सवेतों और असवेतों के लिए अलग अलग कानून थे। कहाँ की बात है? अमेरिका की बात है ये। इनके लिए सड़क, सार्वजनिक स्थल, बस सभी अलग अलग थी। इनका यह इनकार करने के बाद एक ऐतिहासिक घटना थी। ऐतिहासिक घटना क्यों थी? क्योंकि इसी दिन से अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ। कब हुआ? 1955 से। और 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित हुआ। यानी देख लीजिए, 10 साल तक लगातार 10 साल तक संघर्ष किया अफ्रीका के काले लोगों ने। कहाँ पर? अमेरिका में अपनी जगह बनाने के लिए। यानी कोई भी काम हो, संघर्ष जरूरी है, संघर्ष तो करना पड़ेगा आपने। कानून के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म और राष्ट्रीयता के आधार पर किसी प्रकार का तरह का भेदभाव गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ऊपर चित्र में रोज़ा पार्कस बस में यात्रा करती हुई दिखाई गई है। ऊपर चित्र हमने देखा था, ये देख लीजिए। एक बस में बैठी है रोज़ा पार्कस, इधर बैठी है, ये बैठा इधर बैठा है ये गोरा व्यक्ति। ये गोरा व्यक्ति इसको बोला कि ये सीट गोरों के लिए है, आगे आगे सीट गोरों के लिए है, जो काले व्यक्ति इनके लिए सीट पीछे है। ये रोज़ा पार्कस बोली नहीं नहीं, मैं ये सीट नहीं छोड़ूंगी, लतू जाके बैठ पीछे। इसने सीट छोड़ने से मना कर दिया। यहीं से आंदोलन शुरू हुआ था। ये एक महान महिला थी जिसने अमेरिका में काले लोगों को क्या दिलवाई? इज्जत दिलवाई, मान सम्मान दिलवाया, कानून बनाया। वे ऐसे मुद्दों में फैसला अदालत का शरण में जा सकते हैं। कौन? आम जनता अदालत की शरण में जा सकती है। अदालत की शरण में कौन जा सकते हैं? जो टकराव होता है, एक पक्ष में तो कानून होता है, दूसरे पक्ष में विरोध होता है। तो ऐसे में जनता या लोग अदालत में जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है, तो उसमें संशोधन कर सकती है, उसे रद्द भी कर सकती है। यानी जो हमारी अदालत है और संसद के द्वारा बनाए गए कानून को रद्द कर सकती है। नोट इम्पोर्टेंट। आपको आलोचना पता है क्या होती है? आलोचना होती है किसी की बुराई करना, किसी व्यक्ति या किसी चीज़ की कमियों को गिनाना, यानी उसकी बुराइयों को याद कराना, अस्वीकार कर देना। इसी अध्याय में हम आलोचना शब्द का प्रयोग करेंगे। कामकाज नागरिकों के लिए आलोचना। विकासात्मक कार्यक्रम क्या होता है? विकास होता है, प्रक्रिया विकास में कराती है, जिसमें क्या होता है? विकास होता है किसी भी तरह का सरल से जटिल के रूप में विकास होना क्या कहलाता है? विकास क्रम कराता है। आमतौर पर इस शब्द का प्रयोग पौधों और पशुओं की प्रजाति के लिए किया जाता है। राजद्रोह क्या होता है? जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो गया है या विद्रोह हो गया है, तो राजद्रोह कहा जाता है। यानी सरकार के विरोध में जब लोगों द्वारा, जनता द्वारा प्रतिरोध किया जाता है, विरोध किया जाता है, तो उसे राजद्रोह बोला जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार किसी को भी गिरफ्तार करके ठोस मजबूत के आधार पर ठोस सबूतों की ज़रूरत नहीं होती। यानी जब राजद्रोह का मुकदमा किसी पर चला जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो ठोस सबूतों की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कोई सबूत की ज़रूरत नहीं होती उस समय, जिस समय राजद्रोह पर लग जाता है। 1877 में राजद्रोह एक्ट के अंतर्गत अंग्रेज सरकार राजद्रोह बहुत व्यापक परिभाषा इस्तेमाल करती थी। लिहाज से इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सकता था। राजद्रोह 1870 में आया था अंग्रेजों के समय में, और आज तक भी चला हुआ है हमारे देश में। दमनकारी, स्वतंत्र स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति
को रोकने के लिए सख्ती से नियंत्रण, यानी जब कोई आंदोलन करते हैं लोग तो जो सरकार होती है, पुलिस होती है, इसका दमन करती है। हम बार बार सुनते हैं कि आज आंदोलनकारियों का पुलिस के द्वारा दमन किया गया, लाठीचार्ज किया गया, वो दमनकारी में आता है। ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय।